नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ अड्डा 57। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे दिलचस्प और अहम विषयों पर जो भारत की अर्थव्यवस्था, पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्तों और मेक इन इंडिया की ताकत को बखूबी दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। कैसे भारतीय ऑटो रिक्शा अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ रहे हैं और वहां की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। भारत में ऑटो रिक्शा को आमतौर पर कॉमन मैन का व्हीकल कहा जाता है, सस्ता, टिकाऊ और हर गली मोहल्ले तक पहुंचने वाला। लेकिन अब यही ऑटो रिक्शा अफगानिस्तान जैसे देश में भी बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत की कई नामी कंपनियां जैसे बजाज ऑटो, पियाजियो इंडिया और टीवीएस अफगानिस्तान को ऑटो रिक्शा सप्लाई कर रही हैं। खास बात यह है कि वहां इन रिक्शाओं की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी है कि स्थानीय डीलरशिप्स ने भारत से सीधे टेंडर जारी करना शुरू कर दिया है। बजाज ऑटो, जो दुनिया की सबसे बड़ी 3 व्हीलर निर्माता कंपनी है, उसने अफगानिस्तान को एक उभरता हुआ मार्केट बताया है। कंपनी के अनुसार वहां के शहर जैसे काबुल, हेरात, जलालाबाद में भारतीय रिक्शा अब आम नज़ारा बन गए हैं। अफगान ड्राइवरों का कहना है कि भारतीय ऑटो रिक्शा इकोनॉमिक और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एक ड्राइवर का कहना था, भारतीय रिक्शा पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चलते हैं, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और मेंटेनेंस कम लगता है। हम लोगों के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है। भारत से जाने वाले रिक्शा आमतौर पर 200 सीसी से 250 सीसी इंजन वाले होते हैं, जो अफगानिस्तान के ऊंचे नीचे रास्तों पर भी आसानी से चल जाते हैं। वहीं चीन और ईरान के कुछ मॉडल्स वहां पहले से मौजूद थे, लेकिन अब भारतीय मॉडल्स ने उन्हें पछाड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट की कहानी नहीं है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच नए व्यापारिक रिश्तों की भी कहानी है। जब अफगानिस्तान में राजनीतिक बदलाव हुए, तब कई देशों ने वहां का व्यापार रोक दिया, लेकिन भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि वहां के आम लोगों से उसका संबंध बना रहे। ऑटो रिक्शा इस संबंध का एक जरिया बन गया। सूत्रों के अनुसार कुछ भारतीय कंपनियां अब ये सोच रही हैं कि अफगानिस्तान में लोकल असेंबली यूनिट्स खोली जाएं। इससे न केवल डिलीवरी टाइम कम होगा, बल्कि अफगान लोगों को स्थानीय रोजगार भी मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के मेक इन इंडिया विजन को पड़ोसी देशों तक ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, जब किसी अफगान शहर की सड़क पर मेड इन इंडिया लिखा रिक्शा चलता है, तो ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि भारत की ब्रांड वैल्यू का प्रतीक होता है। भारत की छवि एक विश्वसनीय सप्लायर और डेवलपिंग पार्टनर के रूप में बन रही है। ये सॉफ्ट पावर का एक नया रूप है, जहां हम फिल्मों या संस्कृति से नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और रोजगार से दिल जीत रहे हैं। अब दोस्तों, ऑटो रिक्शा की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे भारत अपने प्रोडक्ट से पड़ोसी देशों में भरोसा बना रहा है। लेकिन इसी के साथ एक और कहानी चल रही है, नेपाल और भारत के बीच बढ़ते जूट व्यापार की कहानी। एक ऐसा व्यापार जो न केवल किसानों के लिए नई उम्मीद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित हो रहा है। दोस्तों, अगर हम दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारत और नेपाल का रिश्ता हमेशा से ही बहुत खास रहा है, चाहे बात हो संस्कृति की, भूगोल की या फिर व्यापार की। और अब इस रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जूट व्यापार का। भारत में जूट की खेती कोई नई बात नहीं है। ये फसल सदियों से पूर्वी भारत, खासकर पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में किसानों की पहचान रही है। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, यानी सोने जैसी कीमती रेशा। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जब प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उपयोग बढ़ा, तब जूट की डिमांड में गिरावट आई। हालांकि अब दुनिया में सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली चीज़ों का ट्रेंड लौट आया है, और इसी वजह से जूट की मांग फिर से बढ़ने लगी है। नेपाल इस लहर का हिस्सा बन गया है। वहां सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाई और लोगों को इको फ्रेंडली बैग, पैकेजिंग और फैब्रिक की तरफ प्रोत्साहित किया। अब सवाल था, इतनी डिमांड को पूरा कौन करेगा? और जवाब मिला, भारत। नेपाल ने पिछले 2 सालों में भारत से जूट के आयात में लगभग 40% की वृद्धि की है। नेपाल में स्थानीय जूट उत्पादन सीमित है, क्योंकि वहां की मिट्टी और जलवायु हर क्षेत्र में इसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए नेपाल ने भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के जूट उत्पादकों के साथ बड़े आयात समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत भारत से जाने वाले उत्पादों में शामिल हैं कच्चा जूट यानी रॉ जूट, जूट यान यानी जूट धागा, जूट बैग्स और सैक, जूट फैब्रिक और गन्नी बैग्स। नेपाल की कई कंपनियां भारत से जूट खरीदकर वह पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल कर रही हैं। भारत के जूट उद्योग के लिए ये एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जहां घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वहीं नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से लगातार डिमांड आ रही है। इससे न केवल किसानों को फायदा हो रहा है, बल्कि जूट मिल्स को भी नई जान मिल रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली, नदिया और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में कई पुरानी जूट मिल्स चल रही हैं। कुछ मिल्स तो ब्रिटिश काल से हैं, लेकिन लंबे समय तक घाटे में रहीं। अब नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों से बढ़ते ऑर्डर ने इन मिल्स को फिर से एक्टिव कर दिया है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाल के महीनों में लगभग 30,000 से ज्यादा मजदूरों को फिर से रोजगार मिला है, और ये सब संभव हुआ है एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से। भारत
जूट उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और नेपाल उसका पड़ोसी उपभोक्ता। इस तरह के व्यापार से भारत न सिर्फ अपने किसानों की आय बढ़ा रहा है, बल्कि रीजनल सस्टेनेबिलिटी में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। दक्षिण एशिया के कई देश अब भारत से सीख रहे हैं कि कैसे एक पारंपरिक उत्पाद को आधुनिक मार्केट की जरूरतों से जोड़ा जा सकता है। भारत के जूट बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में नेपाल को जूट एक्सपोर्ट का मूल्य लगभग 1200 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35% अधिक है। इसी अवधि में जूट किसानों की औसत आय में भी 15 से 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये संकेत है कि एक छोटा सा पड़ोसी देश भी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दे सकता है। तो दोस्तों, आज की इन 2 प्रेरक कहानियों से हमने देखा कि कैसे भारत अपनी मेहनत, तकनीक और सोच से दक्षिण एशिया में नई पहचान बना रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द न्यूज़ अड्डा 57 को, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हर वो खबर जो भारत को जोड़ती है अपने पड़ोसी देशों से। धन्यवाद।